दोस्तों कहानी की शुरुआत होते ही हम हमारी हीरोइन को देखते हैं 3 लड़कों के साथ सोए हुए। हाँ, वो जग चुकी थी और उसको समझ पे तो आ ही नहीं रहा था कि वो यहाँ पे आई कैसे, क्योंकि रात में वो तो अपना बोनस लेके गेम खेलने जा रही थी। पर 1 मिनट, इस टाइम तक वो लड़के भी जग चुके थे और तब उन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि हमारी हीरोइन का नाम तो लुओ मिंग है और उसका पति जियांग हुआनिंग का डेथ हो चुका है और उसके बाद उसका सारा प्रॉपर्टी हमारी लुओ मिंग का हो गया है। अब इस पॉइंट पे भी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अपना चेहरा देखती है और उसके बाद हमें लुओ मिंग के बारे में बताया जाता है, असली लुओ मिंग के बारे में। वो एक शॉर्ट ड्रामा के ऐसे ही बदमाश कैरेक्टर थी। 1 नाइट स्पेंड करने के बाद वो शादी कर ली जियांग हुआनिंग से। पर जब उसका सच बाहर आया तो उसका पति उसे डिवोर्स लेना चाहता था। पर ये बात पब्लिक में आ पाए या फिर किसी और को पता चल पाए, उससे पहले उसके हस्बैंड हुआनिंग का डेथ हो जाता है कार एक्सीडेंट पे। तो अब तो डिवोर्स का बात करने वाला कोई था नहीं उसके पास। तो अब ये जियांग फैमिली का इतना सारा प्रॉपर्टी की मालकिन तो वही रही। तो बस इन्हीं से पैसों का यूज करके मेल मॉडल्स को हायर की थी। तो फाइनली उसको समझ में आ चुका था कि वो शॉर्ट ड्रामा के अंदर आ चुकी है। तो अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। एक मन उसका कर रहा था कि जियांग फैमिली के मेंबर्स को जाके कन्फेस कर दे क्या सारा सच। फिर सोचती है कि छोड़ो हटाओ, पहले वाली लुओ मिंग जो भी करी, अब तो उसको सिर्फ वेल्थ एंजॉय करना है ना, इतना हीरो वाला लाइफ जीना है। तो इसीलिए वो उन लोगों को भगाना शुरू कर देती है और अपना और अपने पति के बीच में कितना प्यार है ये सारा कुछ बताने लगती है। और इस पॉइंट पे वो देखती है हमारे हीरो को तो समझ तो जाती है कि यही उसके हस्बैंड है। पर इस टाइम पे उसके हस्बैंड का असिस्टेंट बताता है कि 6 महीना पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से हुआनिंग कोमा में चले गए थे और इसी वजह से बहुत सारा र्यूमर्स फैल गया था। तो होश में तो आ चुके हैं पर पाव अभी भी ठीक नहीं हुआ है और इनका इनकी वाइफ के साथ कैसा रिश्ता था ये भी काइंड ऑफ भूल गए हैं। तो अब ये सुनकर तो वो बड़ा खुश हो जाती है क्योंकि उसको लगता है कि उसका पति डिवोर्स वाली बात भूल गया होगा तो अब वो अपना लाइफ अच्छे से तो जी सकती है ना। पर फिर से थोड़ा नाटक भी करने लगती है रोने का, क्योंकि उसका पति अभी तक अच्छे से ठीक तो नहीं हुआ था ना। पर इस टाइम पे हुआनिंग उससे कहते हैं कि मैंने सुना है तुम जियांग फैमिली का पैसा यूज कर रही हो दूसरे लड़कों से प्लेजर लेने में। तो इसी वजह से वो अपने साथ कुछ पेपर लेके आए थे। उस पेपर के रिगार्डिंग वो कुछ भी बोले इससे पहले वो पेपर फाड़ देती है और अपने हस्बैंड को कहना शुरू कर देती है कि मुझे लगा तुम मर चुकी हो ना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी कितने दिनों से। वो दिखाते हैं कि ये किस टाइप का इंतजार है, पर वो तो इस बात को अलग ही तरीके से मोड़ती है। वो कहती है कि तुम स्टैंडर्ड लिटरेचर के बारे में जानते हो, इस आदमी का हाथ तुम्हारे जैसा है, इसका कान तुम्हारे जैसा है, इसका स्ट्रेंथ तुम्हारे जैसा है, तो अब तुम आगे हो ना, तुम लोग साथ में रहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि हमारा रिश्ता इतना अच्छा था क्या। वो कहती है हाँ, तो अगर तुम मेरे साथ रहोगे ना तो हम लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। तो ठीक है फिर बिल्कुल रहेंगे। अब इस पॉइंट पे उसका हाथ तो पकड़ लेते हैं पर काफी मजबूती से पकड़े थे, उसको दर्द हो रहा था तो मतलब तो वो नहीं समझ पाती। पर सीन शिफ्ट होता है, वो अपने घर पे आ चुके थे। उनका असिस्टेंट उनको बता रहा था उनकी वाइफ का सारा सच, मतलब कह रहा था कि आपका आपकी वाइफ के साथ शादी 1 नाइट स्टैंड के बाद हुआ है और कोई फीलिंग्स नहीं था आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए, और वो इतने सारे लड़कों के पास ऑब्वियसली प्लेजर के लिए गई थी। वो कहते हैं तुमको मैं गधा लगता हूँ। अब इसका क्या मतलब उनका प्लान क्या था। तो पिछले बार उनका जो कार एक्सीडेंट हुआ था ना, इसमें उनको शक था कि कोई उनके अपने ही करे होंगे, मतलब जो उनके बहुत करीब रहते हो, और इसमें उनकी वाइफ भी शामिल हो सकती है। तो बस उनको पता लगाना था कि ये कार एक्सीडेंट करवाया कौन था। इधर लुओ मिंग भी तो घर आ चुकी थी ना, आराम से खाना खाने के लिए बैठती है। खाना इतना महंगा, वाइन ग्लास स्पून सब कुछ बहुत ही ज्यादा महंगा था, उसको पता था। पर इस टाइम पे वो एक हाउस हेल्प को कहती है कि उसका और उसके हस्बैंड की शादी का जो भी चीज है ना वो सब कुछ रूम से हटा दिया जाए। अब ये तो बस इसीलिए वो करना चाहती थी क्योंकि कुछ भी देख के उनको कुछ भी याद ना आ जाए, क्योंकि उसके पति को तो एमनेशिया हो गया था ना। पर ये वो थोड़ी बता सकती थी उनको, पर जो भी बताते रहती है। इस पॉइंट तक उसके हस्बैंड वहाँ पे आ जाते हैं तो वो भागती हुई जाती है उनके पास, कहाँ जा रहे पूछने के लिए। इस पॉइंट पे वो कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो मेरे मैटर में, कैसा रहेगा मैं हर टाइम तुमको बताऊंगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसके साथ जा रहा हूँ, किस तरीके से जा रहा हूँ। वो कहती है ये तो और अच्छा बात है, तो मुझे सब कुछ बता देना ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आ सकूँ तुम्हारा हेल्प करने के लिए। अब इस टाइम पे वो उनका पाँव चेक करना शुरू कर देती है। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रही है, पर अचानक से कहती है कि तुम अपना लॉन्ग जॉन्स नहीं पहने, बाहर इतना ठंड है। फटाक से भाग के लेके आती है सब कुछ। और इस टाइम पे उसके हस्बैंड को वो प्यारी बड़ी लग रही थी, पर हाँ वो कहते हैं कि मेरे पाँव में ठंड फील नहीं होता, डॉक्टर ने कहा है शायद मैं कभी खड़ा ना हो पाऊँ। वो कहती है तो क्या हो गया, हवा तो फिर भी चल रहा है ना, अपर बॉडी पे इफेक्ट करेगा तो उसकी वजह से तबीयत खराब हो जाएगा। वो कहते हैं मैंने कहा मैं कभी भी खड़ा नहीं हो पाऊंगा, तुम समझ रही हो इसका मतलब। वो कहती है कि शायद उस हॉस्पिटल का रिपोर्ट गलत होगा, वो गलत तरीके से डायग्नोज किया होगा, तो हम लोग दूसरे हॉस्पिटल में भी तो दिखवा सकते हैं ना। और ये भी तो हो सकता है ना कि आपके साथ कोई फैमिली मेंबर नहीं था तो वो लोग आपको नेग्लेक्ट किया होगा, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ चलूंगी। अब ये सुन के वो कहते हैं ठीक है। अब इतना कहने के बाद वो कह जरूर देती है कि टाइम पे आ जाना और अंदर भाग जाती है। पर उसके हस्बैंड फिर भी कहते हैं अपने असिस्टेंट को उस पर नजर रखने के लिए। इधर वो अपने रूम में जाके सब कुछ ढूंढना शुरू कर देती है। अब ढूंढ क्या रही थी, तो वो ढूंढ रही थी डिवोर्स पेपर्स, जो कि उसको कहीं भी नहीं मिलता। तो खुश होती है कि चलो रियल वाले लुओ मिंग के पास कुछ तो दिमाग था, सब कुछ अच्छे से हैंडल करी थी। पर थोड़ी देर में उसके हस्बैंड आ जाते हैं वहाँ पे, पूछते हैं कि वो कर क्या रही है। पर इसी टाइम पे उनको कॉल आता है उनके असिस्टेंट का। वो बताता है कि एमनेशिया होने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके लिए आया था जो कि कंपनी में रखा हुआ है, अभी भी सील्ड है। जिसपे हुआनिंग कहते हैं कि ठीक है ले आओ फिर। अब ये सुन के उसका दिल धड़कना शुरू करता है कि कहीं ये डिवोर्स पेपर्स तो नहीं। बेचारे जा रहे थे, ऐसा न पकड़ती है कि उठ के फेंकाए जाते हैं वो तो, पर ना वो जाके उठाती नहीं है, वो भी जाके लेट जाती है, उनसे माफी मांगना शुरू कर देती है और बाहर जाने से मना करती है। क्यों? क्योंकि उनका सारा साम उसके लिए था और वो लोग क्या क्या किया करते थे पहले वो सभी बताती है। इस पॉइंट पे वो कहते हैं ठीक है फिर डेमोन्स्ट्रेट करके बताओ। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो करेगा। तब तक बाहर एक हाउस हेल्प आती है ये बताने के लिए कि उनका असिस्टेंट आ चुका है। तो अब तो वो उनको बिल्कुल
बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकती थी, बस किस करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे घूम के उनके पास डेफिनेटली पहुंच जाती है। अब वो शुरू की थी तो इसीलिए तो वो उसको छोड़ते नहीं है। हाँ, उसका बार बार ध्यान जा रहा था बाहर असिस्टेंट पे, पर फिर भी वो उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देते हैं। तो ये सब निपटा के वो नीचे जाती है। उसके कमर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि वो इतना टाइटली उसका कमर पकड़ के रखे थे, उनके ग्रिप की वजह से उसको दर्द हो गया था। तो यही सब बोलते जा रही थी, जिसका मतलब उसके असिस्टेंट को डेफिनेटली कुछ और ही लगता है। पर वो डॉक्यूमेंट्स लेने गई थी तो वो दे देता है। तो वो जल्दी से खोल के देखती है कि उसमें है कौन सा पेपर। थैंकफुली उसमें कोई भी डिवोर्स पेपर्स नहीं था, पर डर तो अभी भी बना हुआ था। तो ऐसे यही सब सोच रही थी और अपने हस्बैंड को टाई पहना रही थी। बेचारी उनका तो गला ही दाब देती, पर एम टाइम पे वो रोक देते हैं उसको, पर पूछते हैं कि क्या हो गया है, कि सोच में है वो। तो वो कहती है कि अगर मान लो कोई बोलेगा कि मैंने तुमसे झूठ बोला है तो तुम क्या करोगे। वो कहते हैं उस आदमी को उसके जन्म के लिए रिग्रेट करवा दूंगा। पर तुम मुझसे झूठ किस बारे में बोलोगे। वो कहती है नहीं नहीं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, मैं सच में बहुत लॉयल हूँ। अब बोलना तो 3 उंगली निकाल के चाह रही थी, पर 2 ही उंगली निकाल के कहती है, जिसका याद भी उसके हस्बैंड उसको दिला देते हैं। तो ठीक है, इसके बाद उनको काम पे जाना था तो उनकी वाइफ झट से बैठ जाती है व्हील चेयर पे, क्योंकि वो उसके गोद में बैठे और तब वो लेके जाएगी। तो डेफिनेटली वो बैठते हैं और वो लोग वैसे ही जाते हैं। ऑफिस जाके वो देखते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को। ये तो पता था कि सील तोड़ा गया था उनके देखने से पहले, जो कि डेफिनेटली उनकी वाइफ ही तोड़ी थी, पर सारा पेपर्स उसमें था। तो अब वो चाहते थे कि उनकी वाइफ पे नजर ना ही रखा जाए तो बेटर है। तो ठीक है, इस पॉइंट पे असिस्टेंट को कॉल आता है और पता चलता है कि हुआइनिंग का एग्जामिनेशन का रिपोर्ट आ गया है, तो वो लेने चला जाता है। इस टाइम पे बाहर वो पतंग देख रहे थे। उसी टाइम पे उनकी वाइफ आ जाती है। वहाँ पे ठंड ज्यादा बढ़ गया था ना, तो उनके लिए और भी कपड़ा लेके आई थी, पर वो उनका नजर जरूर नोटिस की थी। तो वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि हम लोग पतंग उड़ाने चले। हाँ, वो कुछ बोलना चाह रहे थे पर वो कहाँ ही सुनने वाली थी। वो उनको लेके चली जाती है। उनको बहुत फास्ट धक्का देते रहती है लेके जाके, ताकि वो पतंग उड़ा पाए, इजीली वो पतंग उड़ पाए, पर ऐसा हो ही नहीं रहा था। पतंग तो उन दोनों में ही उलझाया जा रहा था। बेचारी उसको भी बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगता है। इस पॉइंट पे वो भी थोड़ा सा स्माइल करते हैं, जिनको देख के वो कहती है कि तुम बहुत अच्छे लगते हो जब तुम हंसते हो, और वो कहते हैं तो बहुत हिलेरियस लग रही हो। मतलब वो उसका टचअप करने का बात कर रहे थे। कहते हैं कि तुमको टचअप नहीं करना। कहती है अरे छोड़ो हटाओ, पहले पतंग तो उड़ जाए। पर इस टाइम पे वो उसको कहते हैं कि पता है एक सीक्रेट, मेरा व्हील चेयर नहीं इलेक्ट्रिक है। तो इसीलिए उसको पतंग पकड़ाते हैं, अपनी गोद में बिठाते हैं, एंड देन व्हील चेयर तो खुद से चल पड़ता है ना। और इस बार पतंग उड़ भी बहुत अच्छे से रहा था। ये देख के उन दोनों को ही बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब उनकी वाइफ इतना ज्यादा खुश थी, अपनी वाइफ को खुश देख के उनको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो दोनों थोड़ा सा ऐसे ही बात करते हैं। इस पॉइंट पे असिस्टेंट आता है भागता हुआ उनका रिपोर्ट लेके री एग्जामिनेशन का, और वो बताता है कि डॉक्टर कह रहे थे कि उनका मेमोरी वापस आ सकता है। ये सुन के बेचारी लुओमिंग तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। पूछती है कि कब तक आ सकता है। वो कहते हैं नहीं, इस शॉर्ट टाइम में नहीं आएगा, पर कुछ टाइम लगेगा, पर आ जाएगा। ये सुन के वो थोड़ा सा खुश होती है, जो कि उसके हस्बैंड नोटिस करते हैं। तो उससे पूछते भी है। इस बात पे वो कहती है कि तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, हमारे बीच का वो प्यारा मोमेंट्स, तो इसलिए खुश हूँ, और मुंह बना के वहाँ से चल देती है। पर ऑब्वियसली उसके हरकतों से उनके हस्बैंड को समझ में आ रहा था कि वो उनकी वो वाइफ तो नहीं है जो एक्सीडेंट से पहले थी, बट कौन है ये उनको डेफिनेटली पता नहीं था। देखते हैं कब तक पता लगाते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है शेयर होल्डर्स के मीटिंग पे। हुआइनिंग के अंकल बैठे हुए थे, जो कि बहुत गुस्सा में कह रहे थे कि हुआइनिंग मेरा सारा शेयर्स लेना चाहता है। तो अब वो क्या करेंगे, कंपनी इस तरीके से कैसे चलेगा, यही सारा बात बोल रहे थे, क्योंकि अभी तक हुआइनिंग वहाँ पे आए नहीं थे। थोड़ी देर में वो आते हैं वहाँ पे, जिनको देख के उनके अंकल हंसते हुए कहते हैं कि तुम वापस आए हो ना, सब लोग बहुत खुश है, और बड़े होने के नाते मैं बोलना चाहता हूँ। वो कहते हैं बड़े होने के नाते आपको रिटायर होना चाहिए। इस पॉइंट पे उनका असिस्टेंट कहता है कि इक्विटी के बारे में जो भी कुछ किसी को भी प्रॉब्लम है तो अपने अपने लॉयर को कांटेक्ट करें, क्योंकि जो सही है, जो जिसके हक में होना चाहिए, हुआइनिंग वही करने वाले, यानी कि उनके बॉस। इस बात पे उनके अंकल चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारा जब जन्म भी नहीं हुआ था ना, तब से मैं इस कंपनी में हूँ। पर वो सीधे कहते हैं कि 3 दिन के अंदर मैं इक्विटी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट देखना चाहता हूँ, और अगर बात से नहीं तो वो केस करने से भी पीछे हटेंगे नहीं। बस इतना बोल के वो निकल जाते हैं वहाँ से। इधर हम लुओमिंग को देखते हैं। उसके घर पे एक आदमी आता है और सीधे उससे पूछता है कि हुआइनिंग जिंदा कैसे बच गया, मुझे इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। अब इस बात से लुओमिंग को लगता है कि सच में हुआइनिंग का एक्सीडेंट रियल वाली लुओमिंग कराई थी क्या। तो वो जाके उससे पूछती है कि तुम बोल रहे थे कि मैंने तुमसे पैसा लिया है, एविडेंस है। वो कहता है कि बकवास बंद करो, इन सब चीजों का एविडेंस कौन रखता है। कि ये सुन के वो तो खुशी हो जाती है। पर हाँ, इधर वो आदमी बोलता जरूर है कि मैंने तुम्हें 1 मिलियन दे दिया था और बाकी का 2 मिलियन उसकी मौत के बाद देने वाला था। इस पॉइंट पे वो सीधे पूछती है कि चाय पियोगे। लेके तो आती है, पर बहुत ही वाहियात टेस्ट था, पता नहीं क्या बना के लाई थी। जिस बात पे वो आदमी थोड़ा सा गुस्साता भी है। ये बोल देता है कि हुआइनिंग में है ही क्या, अब लो। वो तो हुआइनिंग का भर भर के तारीफ करती है, और उस आदमी का उतना ही लेवल का बुराई करती है, और ज्यादा कुछ बोलता है तो मुंह पे चाय भी उड़ेल देती है। वैसे बाहर हुआइनिंग को ये सब सुन के बड़ा मजा आ रहा था। इधर वो तो उसको आगे कूटने जा रही थी, पर तब तक उसके हस्बैंड आ जाते हैं वहाँ पे। वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि मेरे कंपनी की आधी मालकिन तो तुम भी हो, तो तुम बताओ इसके साथ क्या किया जाए। जिसपे वो कहती है कि इसकी फैमिली को बैंकरप्ट कर दिया जाए। तो ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा, उसके हस्बैंड कहते हैं। वैसे इस बात पे वो आदमी कुछ कहता नहीं है, बस चला जाता है वहाँ से। इधर वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। हुआइनिंग पूछते हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ था नहीं, फिर भी तुमको डर नहीं लगा। वो कहती है किस बात का डर, तुम तो आते नहीं तो इतना मारती कि क्या ही कहना। हाँ, डेमो दे रही थी ना, तो इस चक्कर में उनके गोद पे गिर जाती है, और इस टाइम पे गलती से उनका एप्स टच होता है, जो कि फील करके उसको तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। पर ठीक है, फटाक से उठ भी जाती है कह के कि मेरा ये मतलब नहीं था, और उसके हस्बैंड भी वहाँ से जाने लगते हैं। पर वो सोच के बहुत ही ज्यादा खुश हुई जा रही थी, जो कि उसके हस्बैंड देखते भी है।
तो वो कहते हैं कि मैं रात को घर आऊंगा डिनर करने के लिए। तो ठीक है फिर। अब बेचारी रात को उनके खाने के लिए इतना सारा कुछ बनाई थी, पर उसको तो पता ही नहीं था कि उन सारी चीजों में से उसके हस्बैंड कुछ भी नहीं खाते हैं। तो ये सुनकर उसको अच्छा तो नहीं लगता, मुंह बनाते भी जाती रहती है कुछ और बनाने के लिए, पर उसके हस्बैंड सच में ट्राई करते हैं और उनको पसंद भी आता है। कि ये सुनकर वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, फटाफट से जाकर ढेर सारा उनको सर्व कर देती है ताकि पेट भर के खा ले। पर नतीजा ये होता है कि उनको पूरा रैशेज हो जाता है क्योंकि इस खाने से उनको एलर्जी था। तो असिस्टेंट कहता भी है कि हमें आपकी वाइफ के ऊपर फिर से नजर रखना चाहिए क्योंकि आपकी वाइफ आपके एलर्जी के बारे में भूल कैसे सकती है। तो पक्का वो झूठ बोल रही होगी कि वो आपसे प्यार करती है, इसके पीछे कोई ना कोई उनका रीजन जरूर होगा। वो कहते हैं तुमको क्या लगता है थोड़ा सा ऐसा खाना खिला के जिससे मुझे एलर्जी होता है वो मुझे मारना चाहती है, या फिर पतंग उड़ाने के लिए कह के मुझे इतना थका के मारना चाहती है। अब हाँ बात सही था कि ऐसे वो थोड़ी मारेगी, पर ये थी कौन, इसके बारे में सोचने पर उनको बार बार वो मजबूर कर रही थी। अब ऐसे ही बोलते बोलते वो एक डॉग का एग्जाम्पल लेते हैं तो उनका असिस्टेंट सच में उनको एक डॉग ला के पकड़ा देता है। पर ये डॉग उनकी वाइफ ढूंढ रही थी नहाने के लिए। अब ये उसको मिला कहाँ से वो पूछते हैं तो वो कहती है कि रोड पे मिला था। अब हाँ उसके हस्बैंड डॉग को रखना नहीं चाहते थे, पर वो कहती है कि बहुत छोटा है, बाहर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत ज्यादा ना खाएगा ना बहुत ज्यादा स्पेस लेगा। वो कहते हैं काफी गंदा है। अब उसको याद आता है कि अरे वो तो उसको नहाने के लिए नल चालू करके आई थी, तो वो फटाफट से डॉग को पकड़ा के भागती है नल बंद करने के लिए। फिर जब तक वो आती है उसके हस्बैंड उस डॉग को सहला सहला के सुला दिए थे कि देख के उसको अच्छा लगता है कि जिद्दी तो है पर सॉफ्ट हार्टेड है। अब रात में सोए तो तीनों साथ ही थे। सुबह होते होते डॉग तो वहाँ से भाग जाता है, पर लुओमिंग बहुत प्यार से अपने हस्बैंड को देखने लगती है क्योंकि एक लड़की को अपने लाइफ में जो भी चाहिए शायद उसके पास सब कुछ था। पर उसके हस्बैंड भी उसी टाइम पे जग जाते हैं तो वो तो उठ के भागना शुरू कर देती है, पर नहीं वो उसको रोकते हैं। इस टाइम पे वो अपने पंकाई को बुलाती है, मतलब उसके डॉग का वो नाम रखी थी। हाँ वो कहते हैं कि कितना पुराने जमाने का नाम रख दी तुम। अब उसका मन था रखने का तो वो रख दी, पर अचानक से वाइनिंग के सिर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। वो भी डर जाती है कि पता नहीं क्या हो गया। इस बात पे वो कहते हैं कि शायद नींद का कमी होगा तो वो तो ठीक हो जाएगा, पर वो अपने असिस्टेंट को कह रही है पंकाई को वैक्सीन लगाने के लिए, तो याद से वो पंकाई को लेकर चली जाए हॉस्पिटल। अब ये सुन के वो तो बहुत खुश हो जाती है और अपने डॉग को भी कहती है पापा को थैंक यू बोलो। और अब तो वो तीनों ऐसे ही थोड़ी देर मस्ती मजाक करते हैं। तो अब नेक्स्ट डे वो आके उसी हॉस्टल को कहती है गेस्ट हाउस साफ सुथरा कर देने के लिए। वो अपने पंकाई के लिए उस रूम को डॉग हाउस बनाना चाहती है। इस बात पे वो हाउस हेल्प कहती है कि आप भूल गए क्या 6 महीना पहले आपका आपके हस्बैंड के साथ कितना ज्यादा लड़ाई हुआ था और उस टाइम से वो रूम लॉक्ड है। वो कहती है अच्छा लॉक्ड है क्या, क्यों? वो बताती है शायद किसी डॉक्यूमेंट को लेके। वो पूछती है आपने उस डॉक्यूमेंट को देखा था क्या, जिसपे वो हाउस हेल्प कहती है कि नहीं, पर शायद आपने वो डॉक्यूमेंट्स को कंपनी पहुंचा दिया था। अब ये सुन के उसका दिमाग फिर से खराब हो जाता है कि कौन सा था वो डॉक्यूमेंट। रात में पहुंच जाती है अपने हस्बैंड के पास पूछने के लिए कि क्या वो उनकी कंपनी में काम कर सकती है। अब वैसे तो वो नहीं चाह रहे थे, पर वो कहती है कि पता है पूरा टाइम तुम्हारा इंतजार करते रहती हूँ कब तुम घर पे आओगे, मैं अकेले क्या करूंगी यहाँ पे रह के, और पता है मैं कंपनी में किसी को भी जाने नहीं दूंगी हमारी शादी के बारे में। थोड़ा सा सिड्यूस करके भी मनाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं मानते तो वो भी गुस्सा चाहती है और थोड़ा सा अपसेट भी हो जाती है। पर इस पॉइंट पे उसके हस्बैंड कहते हैं कि तुम्हारा एम्प्लॉय कार्ड कल तुमको मिल जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट एकदम बन ठन के आ जाती है ऑफिस जाने के लिए। हाँ जैसे वो शॉर्ट ड्रामास में देखी थी ना, सेक्रेटरी लोग ड्रेसअप करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करी थी, पर ये उसके हस्बैंड को पसंद नहीं आता तो वो उसको चेंज करने के लिए कहते हैं। तो वो जाती है प्रेसिडेंट के ऑफिस क्योंकि अब वो भी उनकी सेक्रेटरी बन चुकी थी, तो वहाँ पे और भी सारे सेक्रेटरी से अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। तो सारे लोग भी अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, किसका क्या काम है, कौन सेक्रेटरी क्या संभालते हैं, ये सब कुछ बताते हैं उसको। तो उनकी बातों से ये भी पता चलता है कि एक और भी सेक्रेटरी है जो कि मिस्टर जैंग के पर्सनल सेक्रेटरी है, तो वो उनके साथ ऑफिस शेयर नहीं करते। और एक और भी सेक्रेटरी है जो कि अभी वेकेशन पे है, उसका नाम सुमोली है। इस टाइम पे वो कहती भी है कि इतना ज्यादा सेक्रेटरी का जरूरत पड़ता है क्या मिस्टर जैंग को। वो कहती है कि हाँ उनका बहुत ज्यादा काम रहता है ना, पहले 2 लोग ही थे यहाँ पे पर सब बहुत ज्यादा थक जाते थे, तो अब यहाँ पे 4 लोग का रहना मस्ट है। और इतना बोल के उसको मिस्टर जैंग का यानी कि उसके हस्बैंड का 1 वीक का वर्क असाइनमेंट दिया जाता है जो कि बहुत ज्यादा लंबा था और ये सब उसको याद करना था, और नहीं थी ना तो सिंपल काम ही उसको दिया गया था। ये देख के तो उसका दिमाग ही खराब हो जाता है। वो सोचती है कि फटाफट से वो अपना डिवोर्स पेपर्स ढूंढे और भागे यहाँ से। वैसे फिलहाल एक और मेल सेक्रेटरी था जो उसको कहता है कि आओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तो ठीक है वो उसको सबको समझाने लगता है और ये समझाते देखते हैं उसके हस्बैंड, तो वो तो जल भून के राख हो जाते हैं। लुओमिंग को कॉफी के लिए आवाज देते हैं। अब वो कॉफी लेके तो जाती है, पर एक बार कुछ कमी बताते हैं, दूसरी बार कुछ और कमी, ऐसे ही कर करके उसको परेशान करे थे और अब उसका भी दिमाग बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया था। लास्ट टाइम लेके जाती है कॉफी, पर इस बार वो उसको मना क्या करेंगे, गलती से उन्हीं के ऊपर पूरा कॉफी गिर जाता है। फटाफट से सारा बर्फ उठा के हटाती है, पर अब चेंज तो करेंगे, तो वो लुओमिंग को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। वो तो उनका एप्स ही देखे जा रही थी और साफ करने के बहाने बार बार टच कर रही थी, और जब बहुत देर तक कर लेती है तब उसके हस्बैंड कहते हैं कि कर ली टच, अगर हो गया हो तो मुझे शर्ट पहना दो। वो कहती है मैं तो चेक कर रही थी कि कुछ जल वल तो नहीं गया ना। वो कहते हैं थैंक यू, पर उस कॉफी में बर्फ था। बेचारी लुओमिंग फटाफट से उनको शर्ट पहना देती है। अब सीन शिफ्ट होता है रात में, चोरी चोरी जाती है उनके ऑफिस में वही डॉक्यूमेंट ढूंढने के लिए। अब लाइट पकड़ के देखने में बन नहीं रहा था, तभी कोई उसका फोन पकड़ लेता है ताकि वो अच्छे से देख पाए। थैंक यू भी बोल देती है, पर अचानक से ध्यान आता है कि अरे ये कौन था। तब पता चलता है कि उसके हस्बैंड थे। वो पूछते हैं कि वो कर क्या रही है, जिस पे वो कहती है कि ठीक है मेरी गलती है, तुमने जो मुझे काम असाइन किया है ना वो बहुत ज्यादा टफ है, तो मैं यहाँ पे आई थी देखने के लिए कि उन सबका समरी हो तो मैं देख के पढ़ पाऊँ ताकि आसानी हो मेरे काम में। वो कहते हैं ठीक है बताओ क्या नहीं समझी। वो उसको समझाना शुरू कर देते हैं और वो इतना ना करीब से उनको देख रही थी कि लग रहा था उनके मुंह में घुस जाएगी, पर नहीं वो पलटते हैं तो एक्सीडेंटली
किस हो भी जाता है, इतना करीब थी वो। और इस टाइम पे वो उनको और अच्छे से पकड़ के किस करना शुरू कर देती है। तभी वहाँ गार्ड आ जाता है देखने के लिए कि आधी रात में कौन क्या कर रहा है कंपनी में। तो प्रेसिडेंट को देख के चला जाता है, पर इधर वो उनसे बात करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि हम दोनों साथ में बहुत दिन से टाइम नहीं स्पेंड किए ना, ऐसी ऐसी बात करने लगती है। पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे, तो उसको लगता है कि गुस्सा है क्या। फिर अचानक कहती है कि मुझे ही पता नहीं कौन बोल देता है तुमको इतना पसंद करने के लिए। वो कहते हैं मुझे पसंद करने के लिए। वो कहती है हाँ, तो मैंने बहुत टाइम पहले कहा था ना कि हम दोनों बहुत अच्छे कपल है, तो मेरा तुमको पसंद करना ये तो लाजमी है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, वो उसको घर लेके जा रहे थे, वो सो चुकी थी। पर इस टाइम पे उनका असिस्टेंट कहता है कि आपके ऑफिस का सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से आपको पता चला, आपकी वाइफ अपने ऑफिस से आने के पहले ही दिन आपके ऑफिस में आके पता नहीं क्या ढूंढ रही थी। अब वैसे इस बात का जवाब तो उनको नहीं पता था, पर उनके दिमाग में तो बस वही चल रहा था कि उनकी वाइफ उनके साथ क्या क्या करी है अभी। वैसे वो जब तक सोई हुई थी तब तक उसके हस्बैंड वैसे ही कार में बैठे हुए थे, उसको अपने हाथों पे सुला के। हाँ, जब जगती है तो बहुत टाइम हो चुका था और बेचारे का हाथ भी सुन हो चुका था, तो थोड़ा सा मसाज कर देती है। अब रात में वो फिर से देखती है कि उसके हस्बैंड के सिर में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा। फटाफट से दवाई देती है, थोड़ा अच्छे से सिर दबा भी देती है और साथ में हॉस्पिटल चलने के लिए भी कहती है। पर वो कहते हैं कि नहीं, अच्छे से सोने पे शायद ठीक हो जाएगा। तो दोनों सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जगने के बाद वो बहुत प्यार से उनसे पूछती है सिर दर्द ठीक हो गया। वो ये तो नहीं बताते, बस अचानक से रूम को अच्छे से देख के कहते हैं वहाँ पे एक पेंटिंग था ना। वो कहती है तुमको कुछ याद आया क्या। वो कहते हैं नहीं, बस ऐसा लगा, पता नहीं क्यों, इंस्टिंक्ट। तो यही से बैठ के वो ऑफिस में सोच रही थी कि पता नहीं डिवोर्स वाला बात उनको अचानक से याद आ जाए तो क्या करेगी वो। इसी टाइम पे वहाँ पे एक लड़की आके चिल्लाना शुरू कर देती है। हाँ, वही सुमोली थी। वो इस बात के लिए चिल्ला रही थी कि वो तो बोल के गई थी कि वो वेकेशन पे जा रही है और ये भी बोली थी कि कोई उसका काम कर दे, पर कोई उसका काम नहीं किया। इसी बात पे एक सेक्रेटरी कहती है कि सभी यहाँ पे ओवर टाइम ही कर रहे हैं, तुम्हारा काम करने का टाइम नहीं था किसी के पास। वो कहती है इस प्लान पे काम करने के लिए मिस्टर सियांग बोले थे, तो अगर कुछ भी गलत हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। इसीलिए वो थोड़ी देर में सभी को मीटिंग करने के लिए कहती है ताकि वो काम किसको असाइन किया जाए ये डिसाइड हो पाए। तो वो तो चली जाती है इतना बोल के। पर इस टाइम पे लुओमिंग को सब लोग बताते हैं कि ये लड़की कौन थी और इतना चपर चपर करके क्यों गई। तो पता चलता है कि इस लड़की का जो पति है ना, वो इस कंपनी का एक शेयर होल्डर है। तो वो तो अच्छे से देख लेगी कि उसको करना क्या है। थोड़ी देर बाद सब लोग मीटिंग के लिए जाते हैं। वो सुमोली तो सबको चिल्ला चिल्ला के कह रही थी उसका काम करने के लिए, और इस चीज के लिए वो चूज करती है लुओमिंग को। मतलब वो सारा काम करेगी सुमोली का। वैसे लुओमिंग के साइड से बाकी की सेक्रेटरीज भी बोल रही थी कि ये नहीं है, तुम अपना काम खुद करो, इस तरीके की बातें। पर वो लड़की तो जैसे सुनना ही नहीं चाह रही थी। पर अब लुओमिंग भी भिड़ जाती है। वो कोई छुई टाइप की लड़की थोड़ी थी। पर वो कुछ बोले इससे पहले वहाँ पे हुआनिंग आ जाते हैं। तो वो तो फिर से जल्दी से उनको लेके जाके उनके केबिन में रख के आती है। तब वो आके कहती है कि मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगी और ना ही बाकी सब में से कोई करेगा। इस बात पे वो अपने हस्बैंड का ताव दिखाना शुरू कर देती है। वो भी चुप नहीं रहती, भर भर के उसके हस्बैंड का बुराई करती है। अच्छा खासा इंसल्ट करने के बाद सारे कलीग्स को कहती है साथ में खाना खाने के लिए। तो सब लोग तो वहाँ से चले जाते हैं और ये सब सुन के उसके हस्बैंड को भी बड़ा अच्छा लगता है। आज कंपनी में अपनी तरफ से सबको मिल्क बंटवाने के लिए कहते हैं और साथ में अपने असिस्टेंट को कहते हैं उस सुमोली को कहने के लिए कि वो चली जाए। तो ये सब होने के बाद थोड़ी देर बाद उसके हस्बैंड बुलाते हैं उसको अपने केबिन में। उसके लिए सुंदर सा बुके और सुंदर सा ड्रेस प्रिपेयर करके रखे थे। पर क्यों? तो कल सियांग ग्रुप का एनिवर्सरी डिनर था, तो वो चाहते थे कि लुओमिंग उनके साथ आए। हाँ जी हाँ, वो बिल्कुल जाएगी। पर इस टाइम पे वो उनको एक लॉकेट भी देती है जिससे उनकी लाइफ में शांति आए, सुकून आए, खुशी आए और साथ में उनके माइग्रेन का प्रॉब्लम ना हो। ऐसा वो विश मांगी थी, तो वो भी ले लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। बहुत सुंदर से रेडी होकर वो आती है, अपने हस्बैंड के साथ जाती है उस डिनर पार्टी में। वहाँ पे जाते जाते उनको पता चलता है कि कोई और कंपनी का सीईओ उनसे मिलना चाहता है, उनका वेट कर रहा है। तो वो चले जाते हैं उनसे मिलने के लिए। तब तक वो कहती है कि मैं कुछ खाती पीती हूँ, तो वो जाके खाने पीने लगती है। इस पॉइंट पे वहाँ पे उसको सुमोली मिल जाती है। ऑब्वियसली वही से बकवास करती है, ताना मारते हुए कहती है कि किसी और का एडवांटेज लेके वो इतना अमीरों की पार्टी में आ पाई है और साथ में वो जो कपड़ा पहनी है वो भी किसी ब्रांड का नहीं है। और वो लड़की तो इतना तक बोलती है कि तुम्हारा पति करता क्या है, अगर कुछ नहीं करता तो मुझे बताना, मेरे पति को ड्राइवर का जरूरत है, तो हो सकता है कि तुम्हारे पति को जॉब मिल जाए। वैसे उसके इन सब बकवास पे लुओमिंग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। इस बात से सुमोली को थोड़ा गुस्सा आता है, हाथ उठाना चाह रही थी। पर वो अच्छा खासा रूल्स उसको बता देती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो उसको कितना साल का सजा और किस किस तरीके का सजा हो सकता है। तो वो ऐसा करती नहीं है, पर हाँ वो अपने एंड से पूरा क्रीम उसको जरूर लगा देती है, जिससे उस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। पर ये बोल के जाती है कि अब मेरा हस्बैंड ही तुमको सबक सिखाएगा। बेचारी लुओमिंग का पेस्ट्री बर्बाद हो गया और उसके भी कपड़ा पे थोड़ा सा क्रीम लग गया था। वैसे थोड़ी देर बाद वो लड़की अपने हस्बैंड को लेके आती है। तब पता चलता है कि ये तो वही लड़का है जिसके मुंह पे वो चाय फेंक के उसको अच्छा खासा सबक सिखा चुके थे। तो वो डेफिनेटली लुओमिंग से भिड़ना नहीं चाह रहा था, वो अपनी वाइफ को लेके जाना चाह रहा था। पर इस बात से सुमोली नहीं चाहती वहाँ पे। अब वो पूछने लगती है कि तुम दोनों का रिश्ता क्या है। लुओमिंग कहती है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। वो आदमी भी कहता है, वो आदमी इतना कहता है कि तुमको नहीं पता कि इसके पीछे कौन है। पर इस टाइम तक वहाँ पे आ जाते हैं हमारे हीरो और वो बहुत प्यार से अपने हस्बैंड को हस्बैंड कह के कहती है कि तुम जो मेरे लिए डायमंड रिंग खरीदे हो ना वो बहुत प्लेन है, तुम दूसरा खरीदोगे मेरे लिए। वो कहते हैं तुम तो पहले से ही मेरा आंसर जानती हो। तो अब जाके उस सुमोली को भी पता चल जाता है कि उसके पति है कौन। इस पॉइंट पे हुआनिंग अपने वाइफ से पूछते हैं कि तुम इसके कपड़ों पे क्रीम लगा दी थी। वो कहती है हाँ। तो वो अपने असिस्टेंट को कहते हैं कंपनसेट करने के लिए एक नए ड्रेस से। ये सुन के सुमोली तो खुशी हो जाती है कि उसको मिलेगा नया कपड़ा। हाँ, पर जैसा वो पहनी थी वैसा कपड़ा उसको मिलेगा। पर वो कहते हैं कि मेरी वाइफ को कौन कंपनसेट करेगा, मतलब मेरी वाइफ को भी ऐसा कपड़ा दो जो वो पहन रखी है, क्योंकि क्रीम तो उसके भी हाथ में लग गया था। अब वो कपड़ा बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव
एक्सपेंसिव था, जो कि वो दोनों पति पत्नी तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मौली का पति तो सीधे कहता है कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये समझिए अपना। वो अपने पति को खूब कहने लगती है कि तुम मेरे लिए इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते। वो नहीं ही करता, पर हाँ ये ड्रामा करते करते वो लोग चले जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद पार्टी का होस्ट अनाउंस करता है कि ये सियांग ग्रुप का 120वां एनिवर्सरी है। तो इस टाइम पे जो सियांग फैमिली के हेड है यानी कि मिस्टर जियांग हुआइनिंग, वो स्टेज पे आके शुरू करेंगे अपने पहले डांस से। अब ये बहुत अजीब लगता है इन लोगों को, क्योंकि हुआइनिंग डांस करेंगे कैसे, पर डांस करना क्यों है, लुओ मिंग को तो यही समझ में नहीं आ रहा था। इस बात पर असिस्टेंट बताता है कि इस फैमिली का ये नियम है और बहुत सालों से हर एक जनरेशन के लोग ये करते आए हैं, तो ये उनको भी करना पड़ेगा। पर हाँ असिस्टेंट कहता है कि मैं जाके होस्ट को बोलूं क्या ये सब कुछ चेंज करने के लिए, वो जो भी बोला। पर लुओ मिंग कहती है कि नहीं ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने हस्बैंड से पूछती है कि भरोसा करते हो तुम मुझ पे। वो कहते हैं हाँ, तो वो जाती है। पर हाँ इस टाइम पे उनके अंकल जरूर आ जाते हैं उनका मजाक उड़ाने के लिए, क्योंकि उनके हिसाब से हमारे हुआनिंग तो डांस कर नहीं पाएंगे। पर इस टाइम पे ऑफ होता है वहाँ का सारा लाइट, क्योंकि हमारी हीरोइन स्टेज पे आने वाली थी ना। तो बस शुरू होता है उसका परफॉर्मेंस। रोज लेके आती है, अपने हस्बैंड के पॉकेट पे रखती है, एकदम अच्छे से पूछती है कि क्या वो उनके साथ डांस कर सकती है। वो कहते हैं हाँ। तो दोनों जाते हैं स्टेज पे। उनको आराम से बोलती है कि जैसे वो करे वो भी वैसे ही करे। तो ठीक है, फिर वो इस चीज को अच्छे से फॉलो करते हैं। जो स्टेप्स वो कर रही थी वो भी सेम कर रहे थे और दोनों बहुत खूबसूरत सा डांस करते हैं और आराम से परफॉर्म करते करते स्टेज पे से निकल जाते हैं। तो ऐसे ही पूरा पार्टी खत्म होता है। वो लोग कार में आते हैं, बैठते हैं, थोड़ा इसी बारे में बात कर रहे थे। दोनों को बहुत ज्यादा अच्छा लगा था और हुआइनिंग को अपनी वाइफ पे बहुत ज्यादा भरोसा भी हो गया था। दोनों घर पे जाके आराम से बैठ के तारा देख रहे थे। उस टाइम पे हुआइनिंग कहते हैं कि शायद मेरे अंकल अभी मुझे कोस ही रहे होंगे। ये सुन के लुओ मिंग बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है कि अभी भी वही सारी बातें सोच रहे हो जिससे तुम अपसेट होते हो। वैसे फिलहाल वो उसको अपना सूट देते हैं क्योंकि ठंड न लग जाए उसको। तो वो आराम से उनके गोद में बैठ जाती है ताकि दोनों को ही ठंड न लगे। और इस टाइम पे वो अपने हस्बैंड को कहती है कि पता है सभी में कोई ना कोई कमी होता है, तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। अपने आप को ऐसे पुश मत किया करो। जो तुमको पसंद ना हो वो करने से मना कर दो, और अगर किसी बात का चिंता हो तो मुझे बताया करो। हम लोग साथ मिलकर सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो बिल्कुल करेंगे। अब इस टाइम पे थोड़ा सा माहौल बन जाता है, तो वो दोनों एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। और बाहर बहुत ज्यादा ठंड भी था ना, तो क्यों ना रूम में जाया जाए। तो दोनों चले जाते हैं रूम में। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। ऑफिस में पता चलता है कि लुओ मिंग का पहला प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हुआ है, तो सब लोग काफी खुश भी होते हैं। पर इस टाइम पे उस मेल सेक्रेटरी को उसके गला पे वो मार्क दिखता है। ये देखिए उसका मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। इधर बाकी की सारी सेक्रेटरीज प्लान करती है कि आज क्यों ना डिनर किया जाए साथ में, लुओ मिंग के पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की खुशी में। तो हाँ बिल्कुल करेंगे। पर इस टाइम पे वो भी नोटिस करती है कि उस आदमी का मूड थोड़ा ऑफ है। पूछती है पर वो कुछ बताता ही नहीं है। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उससे डिनर पार्टी पे। सब लोग बैठ के एकदम मस्त खा पी रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सब लोग लुओ मिंग का भर भर के बड़ाई कर रही थी, क्योंकि उसके आने के बाद बहुत सारा कुछ चेंजेस हुआ है और खास करके सुमोली को वो तगड़ा जवाब दी थी ना, तो उससे सब लोग काफी खुश थे। पर हाँ इस टाइम पे हम ये जरूर नोटिस करते हैं कि उस लड़का का मूड अभी भी काफी ऑफ था। पर इधर बाकी सब लोग तो बातें करने में लगी हुई थी और उन लोगों की बातों से पता चलता है कि सुमोली को फायर कर दिया गया है और उसका पति भी अब उसको पसंद नहीं करता है। तो उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया और उसका सारा बैग सारा ज्वेलरी उसको बेचना पड़ गया। और वैसे उसका हस्बैंड भी इसी कंपनी का सीनियर एग्जीक्यूटिव था, पर उसको भी उसकी कंपनी से निकाल दिया गया था। तो यही सारी बातें करते करते सभी का ध्यान जाता है लुओ मिंग के रिंग की तरफ। पूछती है बोलो कि कहाँ से वो खरीदी इतना सुंदर रिंग। वो कहती है ये तो मेरा वेडिंग रिंग है। हाँ ये सुनकर सब बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि कोई अभी तक उसके हस्बैंड को तो देखी नहीं थी। पर वो कहती है कि वो बहुत ज्यादा शाय है, पर इंसान अच्छे हैं। अब खा पी के अच्छा खासा टल्ली हो जाती है सबके सब। तो एक सेक्रेटरी तो दूसरी को लेके निकल जाती है, पर हाँ उस लड़का को जरूर कह देती है लुओ मिंग को सही सलामत पहुंचा देने के लिए, क्योंकि दोनों का घर एक ही डायरेक्शन में था। तो वो लड़का लुओ मिंग को टच करने जा रहा था। इस पॉइंट तक आ जाते हैं उसके हस्बैंड वहाँ पे। हुआइनिंग आते हैं, लुओ मिंग को जगाते हैं। वो आराम से उठ के उनके गोद में बैठ जाती है और सो जाती है। तो वो भी अपनी वाइफ को लेके वहाँ से जाने लगते हैं। पर वो लड़का उनसे क्वेश्चन जरूर करता है कि आप दोनों का रिश्ता क्या है। वो कहते तो कुछ नहीं है, बस अपना रिंग दिखाते हैं, इतना काफी है उसको समझने के लिए। पर हाँ साथ में कह भी देते हैं कि तुम दोनों कॉलिग्स हो, तो इतना ज्यादा एक दूसरे की लाइफ में घुसने का जरूरत नहीं है। अब घर ले जाके वो तो उसको बहुत अच्छे से सुला देते हैं। अब थोड़ी देर बाद उसको एसी का नीड पड़ता है। वो अपने हस्बैंड को चिल्ला चिल्ला के कहते रहती है एसी ऑन करने के लिए, पर वो तो नहा रहे थे। उसका भी नींद खुल चुका था, पर नशा खत्म नहीं हुआ था। वो जाती है अपने हस्बैंड के पास। बेचारे उसको देख के डर ही जाते हैं। उसको कहते रहते हैं कि जाके सो जाओ, पर नहीं, उसको तो उनको ताड़ना था बस। वैसे उसके हिसाब से कुछ गलत भी नहीं था, क्योंकि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। अगर उसको मन कर रहा है अपने हस्बैंड को देखने का, तो इसमें शर्म की क्या बात है। तो फिलहाल तो उसको अपने हस्बैंड के साथ यहीं पे सोना था, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वैसे उसके हस्बैंड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर वो उसका परमिशन लेना चाह रहे थे, तो वो देती है ना परमिशन उसको किस करके। तो ठीक है, फिर दोनों थोड़ा टाइम ऐसे ही स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, और थोड़ा क्या अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसका नींद खुलता है, तो बहुत ज्यादा उसको दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो लड़ाई करी है रात में किसी से, या तो थाने की करी क्या है। पर इस पॉइंट पे उसके हस्बैंड उसके लिए पॉरिज लेके आते हैं। तो वो खाती तो है, पर साथ में वो उससे पूछते हैं कि कैसा लगा तुमको एक्सपीरियंस। वो कहती है बहुत ही ज्यादा बेकार था। वो बोलते हैं तुम अच्छा फील नहीं कर रही हो। वो कहती है ऐसा दोबारा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बेचारे उनको तो बड़ा खराब लगता है। पंकज को वहीं पे छोड़ के वो वहाँ से चले जाते हैं। उसको समझ ही में नहीं आता कि हुआ क्या। नीचे जाती है तो हाउस हेल्प उसको सूप बना के देती है, जो कि उसको प्रेसिडेंट सियांग कहे थे उनकी वाइफ के लिए बनाने के लिए, क्योंकि रात में उनकी वाइफ को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा था। अब ये सुन के फाइनली उसको समझ में आता है कि क्या हुआ था रात में, और वो किस तरीके का क्या आंसर देती है अपने हस्बैंड को। तो माफी तो मांगना पड़ेगा। पहले ऑफिस जाती है,
अपने हस्बैंड को कॉफी देती है, थोड़ा सा मनाने की कोशिश करती है, पर ना उनको कॉफी चाहिए था ना उससे बात करना था। वो तो वहाँ से जाने लगते हैं, पर वो छोड़ने वाली थोड़ी थी, थोड़ा सा टची होती है, थोड़ा सीड्यूस करती है। हाँ, उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि वो मान गया है, पर इसी टाइम पे वो सेक्रेटरी आ जाता है उनके केबिन में, कुछ डॉक्यूमेंट देना था तो वो देके जाने लगता है। पर इस टाइम पे हुआनिंग उसको कहते हैं कि मेरी वाइफ बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि हमारा रिश्ता एक्सपोज हो, तो तुम जानते हो तुमको क्या करना है। तो वो भी हाँ बोल के वहाँ से चला जाता है। पर हुआनिंग अब अपनी वाइफ को बताते हैं कि वो तुम्हारे लिए कुछ फील करता है, कुछ रोमांटिक जैसा। वो कहती है नहीं नहीं, मेरा उसके साथ एकदम रिश्ता प्रोफेशनल है और मेरे पास इतना अच्छा हस्बैंड है, तो मैं किसी और के बारे में क्यों सोचूंगी। वो कहते हैं मैं अभी अच्छा फील नहीं कर रहा। वो कहती है मेरा वो मतलब नहीं था, वो सुबह में उठी तो कुछ याद ही नहीं था कि रात में हुआ क्या है, मुझे लगा लड़ाई करके आई हूँ रात में, इसी वजह से इतना पेन हो रहा है, कुछ भी याद नहीं था। तो उसके हस्बैंड बताते हैं कि रात में हुआ क्या था एक्चुअली में, पर फिर भी पूरी तरीके से माने तो नहीं थे, पर बहुत मनाने की कोशिश करते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है फिर आज रात तुमको पक्का याद रहेगा। तो ठीक है फिर थोड़ा सा शर्मा के वो भी बाहर चली जाती है, पर तब उसको वही सेक्रेटरी मिलता है, उसको कुछ बात करना था उससे। दोनों बात करने बैठते हैं तो वो कहता है कि तुम्हें फोर्स किया गया है क्या, अगर ऐसा है तो तुम बोल सकती हो, तुम मुझसे डिवोर्स ले लो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। वो कहती है तुम अभी भी अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, तुम कैसे ये बात बोल सकते हो। वो कहता है पर हाँ मेरे पास सेविंग्स है, अगर तुम हाँ बोलोगे तो मैं घर भी खरीद लूंगा डाउन पेमेंट पे। वो कहती है ठीक है फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन कर ले, अगर मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो भी जाऊँ तो तुम्हारा ये जॉब तो चला जाएगा और ये कंपनी बाकी कंपनी से 50% सैलरी ज्यादा ही देता है, तो अगर तुम बाकी की कंपनी में जाओगे तो तुम्हारा 50% सैलरी तो ऐसे ही कम हो जाएगा। पर फिर भी अच्छा खासा कंपनी में अगर तुमको जॉब मिल भी जाता है तो मान लो 12,000 कमा लोगे, अगर 2 BHK का रूम लोगे भी तो 6,000 तो तुम्हारा हर मंथ उसके लिए जाएगा, कार लोन तुम्हारा 2,000 हो जाएगा, बाकी के 4,000 में 2,000 तुम अपने पेरेंट्स को दोगे, तो क्या बाकी का 2,000 में पूरा महीना चल जाएगा। और इसमें तो बहुत कुछ इंक्लूड हुआ ही नहीं, वो सब कुछ कैसे मैनेज करोगे। वो कहता है कि तुम इतनी मटेरियलिस्टिक कब से हो गई। वो कहती है मुझे कस्टम मेड कपड़ा पहनना पसंद है, मैं वीक में 2 से 3 बार सैलून जाती हूँ अपने बालों के ट्रीटमेंट के लिए, और मेरे ऊपर और भी बहुत सारा खर्चा है, और तुम सोचो ना अगर ये सब मैं नहीं करी होती तो क्या तुम मुझे पसंद करते। वो कहता है नहीं। इस बात पे वो कहती है वैसे नहीं होने का ये मतलब नहीं होता है कि आप प्यार डिजर्व नहीं करते हो, यहाँ बात ये है कि तुम भी प्यार नहीं करते हो, तो वैसे ही कुछ भी कह देने से ना बात नहीं होता है, अभी भी तुम मटेरियलिस्टिक होना कहोगे मुझे। मटेरियलिस्टिक होना और रियलिटी को समझने में फर्क होता है। तो इतना बोल के वो जाने लगती है, पर इस पॉइंट पे वो पूछता है कि तुम अपने हस्बैंड को प्यार करती हो या फिर उसके साथ उसके पैसों के लिए हो। वो कहती है कि अगर उसके पास कुछ नहीं भी होना तभी मैं उसी के साथ रहूंगी। इतना बोल के चली जाती है। वैसे ये सब सुन के बड़ा अच्छा लगता है उसके पति को। अब रात में आराम से बन ठन के जाती है अपने हस्बैंड के पास। अब जिस बात पे उनका गुस्सा शांत हुआ था वो तो उसको करना पड़ेगा, तो ठीक है दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, और सच में वो कभी नहीं ही भूलेगी, इतना तो वो खुद कहती है। तो हम नेक्स्ट से भागती हुई आती है सारा संभालने के घर पे, उस हाउस हेल्प से केक कैसे बनता है ये सीखने के लिए। तो रात होता है, अपने हस्बैंड को लेके आती है, आज उनका बर्थडे था तो सारा अरेंजमेंट करके रखी थी, पर वो जैसे ही उनको सरप्राइज देती है वो बहुत ही ज्यादा घबराने लगते हैं, क्योंकि उनके बर्थडे वाले दिन उनके पेरेंट्स का डेथ हुआ था। अपने पापा मम्मी का चेहरा उनके सामने आने लगता है, और उनको ये भी अच्छे से याद आ रहा था कि वो कुछ गिफ्ट डिमांड किए थे अपने पेरेंट्स से, तो वही लाने जाने में उनका एक्सीडेंट हुआ था। ये सब सोच के उनके सिर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, वो भी घबरा जाती है बहुत ज्यादा, पर वो कुछ भी नहीं बताते, बस चले जाते हैं वहाँ से। उनका असिस्टेंट बस इतना बताता है कि मिस्टर सैंग अपना बर्थडे कभी भी सेलिब्रेट नहीं करते, क्यों नहीं करते ये नहीं बताता उसको। तो ऐसे ही रात में बैठी हुई थी, सोच रही थी कि सारा खाना का बर्बादी होगा ना, पता नहीं क्या हो गया उनको। तभी आके देखती है तो पता चलता है कि उसके हस्बैंड केक खा रहे हैं। वो कहती है कि ये अच्छा वाला केक नहीं है, अच्छा वाला फ्रिज में रखा हुआ है, तो लाने जा रही थी, पर नहीं, वो उसको रोकते हैं और आराम से पूछते हैं कि ये केक तुम बनाई हो ना। हाँ वही बनाई थी, पर अच्छा बना नहीं था ना, इसीलिए दुकान से भी खरीद के ले आई थी, पर उनको तो अच्छा लगता है। इस पॉइंट पे वो खाते भी है, बड़ाई भी करते हैं, पर साथ में पूछते भी है कि तुम कुछ पूछोगे नहीं मुझसे। वो कहती है नहीं, सीक्रेट तो सभी का होता है ना, पर हाँ अगर तुम बोलना चाहोगे तो मैं सुनूंगी जरूर। तो वो अपने पेरेंट्स का सारा सच बताते हैं, उनके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया, कैसे हो गया, सब कुछ। इस बात पे वो उनको अच्छे से कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, पर फिर भी वो उससे माफी मांगते हैं कि उसका सरप्राइज वो खराब कर दिए। पर वो कहती है कि नहीं नहीं, मेरा बनाया हुआ तुम केक खा लिए ना, यही बहुत बड़ा बात है। और पता है मुझे ये फीलिंग अच्छे से पता है, मेरी माँ का भी डेथ हो चुका है जब मैं बहुत छोटी थी तब, और तब उन्होंने कहा था कि मैं उनकी बहुत बड़ी संपत्ति हूँ जिसे वो छोड़ के जा रही है, तो मुझे हमेशा खुश रहना है, बहुत खुश रहना है। तो तुम भी तो अपने पेरेंट्स के लिए अनमोल ही हो ना। तो ठीक है फिर अब वो अपना बर्थडे मनाना चाहते थे, तो वो अपने हाथ से ही कैंडल बनाती है जिसको बता के वो विश मांग सकते, तो वो ऐसा ही करते हैं। हाँ नेक्स्ट डे जब वो उठती है तो उसके लिए ढेर सारा गिफ्ट वहाँ पे रखा हुआ था, जो कि ऑब्वियसली उसके हस्बैंड लेके आए थे, और सारा गिफ्ट वो ला ही रहते हैं, अभी तक उनका गिफ्ट खत्म नहीं हुआ था लाना। पर ये सब देख के उसको बहुत अच्छा लगता है। तो अब सीन शिफ्ट होता है, वो ऑफिस में जाते हैं और लुओमिंग का डिटेल्स निकलवाते हैं। तब उनको पता चलता है कि लुओमिंग के पेरेंट्स जिंदा हैं, हाँ किसान है, पर उसका उसके पेरेंट्स के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। तो अब बात आता है कि वो लड़की है कौन, पता नहीं। पर इस टाइम पे उनके असिस्टेंट आते हैं और वो बताते हैं कि उनकी दादी माँ उनकी वाइफ यानी कि लुओमिंग से मिलना चाहती है। वो तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि दादी माँ लुओमिंग से मिले, तो वो बहुत उपाय कर रहे थे कि कैसे भी करके उनको मना कर दो, पर नहीं। इस टाइम पे लुओमिंग खुद से आती है और वो कहती है कि वो मिलना चाहती है दादी माँ से। तो ठीक है फिर असिस्टेंट लेके जाता है उसको उनकी दादी माँ के घर पे। उस टाइम पे असिस्टेंट उसको दादी माँ के बारे में थोड़ा सा बताता है कि दादी माँ अकेले पूरा घर को संभालती है, इस बिजनेस को वही एक्सपेंड की थी, और मिस्टर ज़ैंग के पेरेंट्स के डेथ के बाद वो यहीं पे आके रहने लगी। एक लड़की आती है बुलाने के लिए, तो लुओमिंग को अकेले ही जाना था, तो वो उसको लेके जाती है, आराम से बैठती है। वो लड़की लुओमिंग को चाय तो देती है,
है पर बहुत बदतमीजी के साथ। इस बात पे लुओमिंग कहती है कि किस तरीके का एटीट्यूड है ये। वो लड़की सीधे उसके मुंह पे कहती है कि मैं नफरत करती हूँ तुमसे। अब हाँ, लुओमिंग को नापसंद करने का बाकी लोग के पास तो रीजन हो सकता था, पर उस लड़की के पास क्या रीजन है उसको समझ में नहीं आ रहा था। जिस बात पे वो लड़की कहती है कि अगर तुम नहीं होती ना तो हुआनिंग से शादी मेरा हुआ होता। हाँ, ये सुन के वो काफी खुश हो जाती है कि चलो जीती तो वही, पर उस लड़की का शादी कैसे हो जाता। तो वन नाइट स्टैंड का फायदा वो उठाना चाहती थी, जो कि लुओमिंग उठा ली और वो शादी कर ली हुआनिंग से। वैसे इस बात पे अच्छा खासा बहस चल रहा था, तो लुओमिंग उठा के पूरा चाय उसके ऊपर फेंक देती है। कहती है कि चाय ठंडा हो गया था, गरम लेके आओ मेरे लिए। भाई कैसे भी करके इस फैमिली की लुओमिंग बहू थी, वो बदतमीजी नहीं कर सकती थी उसके साथ, तो उस लड़की को चाय लाना पड़ता है। हाँ, इस पॉइंट पे आती है वहाँ पे दादी माँ, तो वो लड़की बहुत अच्छे से जाके उनको कहती है कि मैंने इनको चाय दिया था, थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो पूरा चाय मेरे ही ऊपर उन्होंने फेंक दिया। अब शुरू में तो दादी माँ के बात से ऐसा लग रहा था कि मानो वो कितना ज्यादा गुस्सा हो गई है लुओमिंग पे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो उस लड़की को ही निकाल देती है सियांग फैमिली से, क्योंकि सियांग फैमिली के मेंबर का डिसरेस्पेक्ट किसी को भी नहीं करना है। हाँ, थोड़ा सा माफी मांगती है, पर दादी माँ नहीं पिघलती। तो अब दादी बैठती है, उसको भी बैठने के लिए कहती है और साथ में उसको कहती है कि तुमको पता है तुम कहाँ गलत हुई। अभी दो गलतियां की तुमने। पहला, जब तुमको पता चला कि तुम्हारे साथ डिसरेस्पेक्ट किया गया है तो तुमको उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए था, और दूसरा कि उसको कुछ भी करने से बेटर निकाल दो, अपने हाथ क्यों गंदे करना। वैसे दादी माँ उसको यहाँ पे इसीलिए बुलाई थी क्योंकि जब पुरानी वाली लुओमिंग थी ना तो वो कुछ कांड की थी और दादी माँ देखी थी, तो इसीलिए लुओमिंग को बुलाई थी सुनाने के लिए। तो ये बात तो लुओमिंग को पता है ना, तो पूछती है दादी माँ कि जब तुमको सब कुछ पता है तो क्यों आई हो यहाँ पे। वो कहती है मैं जानती हूँ हुआनिंग की सिर्फ आप ही एक रिलेटिव है, तो मैं आपसे मिलने आई थी। पर क्यों मिलने आई थी? दादी माँ तो यही पूछ रही थी ना, जिसपे वो कहती है कि मैंने उनसे सुना सारे रिलेटिव्स के बारे में, मुझे पता चला सब लोग किस तरीके के आदमी हैं, तो मैं ये देखना चाहती थी कि आप भी वैसी ही हैं क्या, पर मुझे पता चला कि आप वैसी नहीं है। वो कहती है अगर मैं वैसी होती तो लुओमिंग कहती है तो फिर मैं ही सिर्फ उसकी फैमिली रहती, पर मैं जानती हूँ कि आप बहुत प्यार करती है अपने पोते से। वो कहती है तुम कैसे जानती हो? जिसपे लुओमिंग कहती है कि आपके आंखों में दिखता है, आप जब भी उसका नाम लेती है ना तो बहुत प्यार झलकता है। अब ये सुन के दादी माँ भी खुश हो जाती है। वैसे इस टाइम पे आ जाते हैं उनके पोते वहाँ पे, तो दादी माँ थोड़ा सा लुओमिंग को ऐसे ही घूमने के लिए भेज देती है क्योंकि उनको कुछ बात करना था अपने पोते से। वैसे दादी माँ लुओमिंग का भलाई करती है। वो भी नोटिस कर रही थी कि जब वो शादी किए थे लुओमिंग से तो वो ऐसी नहीं थी जैसी अभी है, पर अभी जो है ना वो काफी अच्छी है। तो थोड़ी देर में बात करके वो आते हैं, तो इस पॉइंट पे वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि दादी माँ मुझे पसंद की। वो कहते हैं तुमको क्या लगता है? वो कहती है हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है कि उनको मैं अच्छी लगी। तो हाँ जी हाँ, बिल्कुल अच्छी लगी थी, और दादी माँ तो गिफ्ट भी दी थी उसको, इस घर का खानदानी हार। वैसे इस लुओमिंग को पता था कि ये हार उसके लिए नहीं है, इस घर की रियल बहू के लिए है ना, पर फिर भी उसको मिला था ना, तो ठीक है फिर वो लोग घर आ जाते हैं। तो अब सीन शिफ्ट होता है, वो जाती है अपने ऑफिस, तो पता चलता है कि वो सेक्रेटरी भी रिजाइन कर दिया है। तो अब तो वो लोग 3 ही हो गए। तो वो कहती है कि तुम तो बोल रही थी ना कि कम से कम 5 सेक्रेटरी को होना जरूरी है मिस्टर सियांग की, जिसपे उसको एक और सेक्रेटरी बताती है कि मिस्टर सियांग को समझ में आता है कि हमारा काम कितना टफ है, तो हमारा सैलरी 5 गुना तक बढ़ा दिया गया है, तो अब तो मेरा यही घर है। अब ये सब तो ठीक है, पर उस टाइम पे लुओमिंग के लिए कुछ कुरियर आया था। वो खोल के देखती है तो उसमें अजीबोगरीब कपड़ा था, उसको तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब है क्या, पर तब पता चलता है कि कंपनी में उसके पेरेंट्स आए हुए हैं और ये उसके पेरेंट्स ही भिजवाए थे ताकि उसको समझ में आ जाए कि उसके पेरेंट्स आए हुए हैं। वैसे वो लोग सुने थे कि उनकी बेटी किसी अमीर लड़के के साथ हुकअप कर रही है, तो बस पैसा ऐंठने के लिए आए थे। इधर ये बात मिस्टर सियांग को भी पता चल चुका था कि कंपनी में लुओमिंग के पेरेंट्स आए हैं। थोड़ी देर बाद उसका भी काम खत्म होता है, तो वो अपने हस्बैंड को आती है कहने के लिए घर चलने के लिए, पर उसके हस्बैंड कहते हैं कि उनका थोड़ा सा काम बाकी है तो वो बाद में आ जाएंगे, और अगर लुओमिंग का काम खत्म हो ही गया है तो ड्राइवर है ही, वो उसको घर पहुंचा देगा। तो ठीक है, वो भी चली जाती है। वैसे उसके पेरेंट्स उसी का इंतजार कर रहे थे, पर नहीं, मिलने नहीं दिया जाता उन लोगों को लुओमिंग से। उन लोगों को सीधे ऑफिस लेके जाया जाता है मिस्टर सियांग के। उन लोगों को बताया जाता है कि ये मिस्टर सियांग है और ये लुओमिंग के हस्बैंड है। तो ये सुन के तो वो लोग सीधे आते हैं टॉपिक पे। वो कहते हैं कि तुम हमारे दामाद हुए, तो इस हिसाब से तुम्हें हमें खर्च देना पड़ेगा हमारे बुढ़ापे के लिए, और ये पैसा वो लोग 2 मिलियन मांगते हैं उनसे। वैसे 2 मिलियन देना उनके लिए कोई बड़ा बात नहीं था, पर ये दोनों लोग इतना पैसा डिजर्व करते नहीं थे। तो इस टाइम पे एक एग्रीमेंट लाया जाता है सामने, और इस हिसाब से उन दोनों को 1200 यन हर महीने मिल जाएगा। ये सुन के पहले तो वो लोग थोड़ा सा नाटक करते कि नहीं, वो लोग 2 मिलियन ही लेंगे, पर मिस्टर सियांग भी कह देते हैं कि अगर ये नहीं लेंगे तो उन लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा और जेल जाएंगे वो अलग, तो फटाफट से साइन कर देते हैं। पर हाँ, वार्निंग उन लोग को ये भी कहते थे कि उनकी वाइफ के सामने वो लोग कभी भी नहीं आएंगे, तो वो लोग भी मान जाते हैं। इधर रात में वो सोने आते हैं, तो उस टाइम पे फिर से उनका सिर बहुत ज्यादा दर्द होता है, पर फिर भी वो सो जाते हैं। अब नेक्स्ट जब वो जग के नीचे आती है तो पता चलता है कि उसके घर में कोई और आदमी आया हुआ है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये है कौन, तो वो तो बस अपना पीछे छुड़ा के भागना चाह रही थी उस आदमी से, पर वो आदमी कहता है कि तुम तो प्रॉमिस की थी ना कि हम दोनों साथ में रहेंगे, पर नहीं, उसको ऐसा कुछ याद नहीं था। वो कहती है कि मैं सिर्फ अपने हस्बैंड को पसंद करती हूँ, इतना बोल के जाती है, पर उसके हस्बैंड फॉर्चुनेटली वहाँ पे आ जाते हैं। तो वो कहती है कि घर में कोई घुस आया है, तो वो तो चली जाती है, पर इस टाइम पे हमें पता चलता है कि उस आदमी को हुआनिंग जानते थे, और वही तो पता लगा रहा था कि उनके साथ कार एक्सीडेंट पे कौन कौन इन्वॉल्व था। तो पता चलता है कि ये सारा प्लानिंग उनके अंकल करवाए थे, और इतना ही नहीं, वो ये भी एविडेंस दिखाता है कि 6 महीना पहले उनकी वाइफ भी ये सब कुछ में शामिल थी, पर इस एविडेंस को वो फाड़ देते हैं क्योंकि अब उनको अच्छे से पता था कि उनकी वाइफ कैसी है और वो क्या कर सकती है, तो उनको ये सब सुना ही नहीं था। हाँ, इस बात पे थोड़ा सा बहस हो जाता है उनके फ्रेंड के साथ उनका, पर कोई नहीं, ये सब बात करके वो भी चला जाता है वहाँ से। हाँ, उसके जाने के बाद वो आके पूछती है कि कौन था ये, पर वो उसको बताते कहाँ है, टॉपिक से भटकाने तो अपनी वाइफ को अच्छे से आता था उनको।
उनको। अब सीन शिफ्ट होता है रात में, वो अपने अंकल को बुलाते हैं घर पे। हाँ एज यूजुअल काफी ज्यादा गुस्सा में थे वो, पर वार्निंग उनको वही एविडेंस दिखाते हैं जिससे वो आराम से जेल में जाके सड़ सकते थे। अब वो इस बात को तो बदल नहीं सकते थे, पर हाँ ये जरूर कहते हैं कि लुओ मिंग तुमको छोड़ेगी नहीं और तुम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हो ना, तो आज न कल तुमको रिग्रेट जरूर होगा। ये सुन के उनको बहुत गुस्सा आता है। कॉल करके अपने असिस्टेंट को कंफर्म करने के लिए कहते हैं कि उनके अंकल और उनका पूरा फैमिली जेल में ही रहे। तो ये सब निपटा के वो जब अपने रूम में आते हैं तो उनके सिर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ऐसा लग रहा था कि उनको सब कुछ याद आ गया हो, पर पता नहीं वो बेहोश हो जाते हैं। तो अब डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर बताती है कि उनके सिर में जो डैमेज हुआ है ना, अगर वो जल्दी ठीक नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा परेशानी होगा, उनको ऐसे ही भयंकर लेवल का हेडेक होते रहेगा। तो इसका उपाय यही है कि उनके ब्रेन का सेल्स को रिपेयर करने के लिए उनको मेडिसिन दिया जाए। हाँ ये मेडिसिन देने की वजह से उनके मेमोरी का रिकवर होने का भी चांसेस बहुत ज्यादा है, पर ये उनका जान बचाने के लिए जरूरी है। तो अब चाहे कुछ भी हो जाए वो सेल्फिश नहीं हो सकती थी। तो सारा मोमेंट्स याद करके ऐसे ही बैठ के रो रही थी, क्योंकि पसंद तो वो भी उनको करती थी ना, प्यार करने लगी थी। तो इस पॉइंट पे उसके हस्बैंड का भी नींद खुल जाता है और आंसू सीधे उनके हाथ पे गिरता है, जिससे उनको लगता है कि उनका तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया क्या। पर वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, दवा से तुम ठीक हो जाओगे। इस पॉइंट पे वो बहुत प्यार से उसको हक कर लेते हैं, रोने के लिए मना करते हैं। तब वो पूछती है कि अगर मैं बहुत बुरी इंसान हुई तो वो कहते हैं तो मैं तुमसे भी बुरा हूँगा। अब ये तो खैर जो था सो था, पर नेक्स्ट जैसे वो उनके दवा का एकदम स्ट्रिक्टली ध्यान रखने लगती है। दिन में अगर डॉक्टर 3 बार दवा लेने बोली है तो लेना ही है, कोई आनाकानी नहीं चलेगा। और पनिशमेंट भी बगल में ही रखती थी, तो बेचारे डर के मारे दवा ले लेते थे। वापस से डॉक्टर रिपोर्ट देखती है तो पता चलता है कि बहुत कुछ सही हो चुका है और अब हो ना हो 1 वीक के अंदर उनका मेमोरी वापस आ जाएगा। अब ये तो डेफिनेटली हुआनिंग के लिए खुशी का बात था, वो भी समझ रही थी। तो ऐसे ही कुछ दिन बाद बैठी हुई थी, एक लेटर लिख रही थी। उसमें ये लिखा था कि ये जब लेटर तुमको मिलेगा ना, तो हो सकता है कि तुम्हारा याददाश्त वापस आ चुका हो, तो तुमको सारा सच पता चल भी चुका होगा, और ये भी कि मैं फ्रॉड हूँ, मुझे माफ कर देना। पर जैसा तुम सोच सकते हो उससे भी चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ मैं तुम्हें बिना बताए जा रही हूँ, पर पहले सब कुछ काम डाउन हो जाता है। पर अगर फिर भी तुम मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो ना, तो प्लीज आ जाना। अब कहाँ आना था ये भी वो मेंशन करती है। तो ये सब लिख के वो चली जाती है। ये लेटर उसके हस्बैंड को मिलता है। हाँ बहुत बुरा लगता है, पर सीन शिफ्ट होता है उस दिन जिस दिन का वो डेट दी थी। वो आई हुई थी और अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही थी। बहुत देर तक वेट करती है पर नहीं, हुआनिंग नहीं आते हैं। तो सोचती है कि शायद वही ऊटपटांग हरकत कर रही है, पर ऐसा नहीं था। हुआनिंग आते हैं और व्हील चेयर से नहीं अपने पाँव पे चल के आते हैं। ये देख के वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, पर वो उसको बताते हैं कि उनका पाँव का ट्रीटमेंट चल रहा था। हाँ भले वो उसके सामने पहले कभी खड़े नहीं हुए थे, पर उस दिन वो उसको उठा के ही लेके जाके बेड पे सुलाए थे, जो कि डेफिनेटली उसको याद नहीं था। पर अभी भी अच्छे से ठीक नहीं हुआ है, वो आराम आराम से ही चल सकते हैं, वरना अगर दौड़ पाते तो भाग के आते अपनी वाइफ के पास। वो कहती है तुम नाराज हो मुझसे। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, 1 महीने से मैं तुमसे मिला नहीं हूँ, तुम पंकाई को भी अपने साथ लेके गई थी। तो ठीक है, थोड़ा सा माफी वाफी मांगती है, पर सच में बताती है। वो कहती है कि ये शॉर्ट ड्रामा है जो मैं देख रही थी, मैं इस वर्ल्ड की नहीं हूँ, पर पता नहीं अचानक से कैसे आ गई इस वर्ल्ड में। ये सुन के वो बिल्कुल भी सरप्राइज लग नहीं रहते। तो वो पूछती है कि तुमको अजीब नहीं लगा कुछ? मुझे पता है तुम भरोसा नहीं करोगे। वो उसको अच्छे से हक करके कहते हैं मैं भरोसा करता हूँ, जब तक तुम बोल रही हो तो मैं हर कुछ पे भरोसा करता हूँ। तो इतना बोल के आराम से उसको हक कर रहे थे, थोड़ा बहुत ऐसे ही बात कर रहे थे। तब अचानक से वो कहती है कि उस दिन जिस दिन वो तीनों लड़के मेरे बेड पे थे ना, कुछ हुआ नहीं था हमारे बीच। वो कहते हैं मैं जानता हूँ, पर थैंक यू मुझे नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करने के लिए, मेरे डिफिकल्ट टाइम में मेरा हेल्प करने के लिए, और वो सब कुछ करने के लिए जो तुम की हो। मैं बहुत पहले से जानता था कि तुम लुओ मिंग नहीं हो। वो कहती है थैंक यू मत बोलो, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ, मैं तो बस ग्रीडी और लस्टफुल थी। वो कहते हैं तो अच्छी बात है ना, मेरे पास दोनों ही है और मैं तो तुम्हारे पास हमेशा ही हूँ। तो बस एक दूसरे के इसी एक्सेप्टेंस के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।